ओके, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के बाद हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। ओके, ठीक है। तो पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, और रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। हमारे पास चार टर्म है। ऑप्टिक्स पढ़ने समझेंगे क्या। ऑब्जेक्ट, हाउ कैन यू डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट, हाउ कैन डिफाइन एनी इमेज। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज है तो वो दो तरह से हो सकता है। या तो वो रियल हो, रियल कहने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल में होगा, और वर्चुअल कहने का मतलब क्या है कि वो रियल जैसा दिखेगा लेकिन वो रियल ना होके वर्चुअल होगा। उसी प्रकार से इमेज, इमेज भी दो प्रकार का हो सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। ओके, जैसे कि अभी आप जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा क्लासरूम है, वर्चुअल क्लासरूम। एक्चुअल में तो वो क्लासरूम नहीं है, लेकिन कोरोना ने दो टाइम मोबाइल को ही क्लास बना दिया है। लेकिन एक समय था कि मोबाइल को स्कूल ले जाना मना था, लेकिन आज मोबाइल में ही स्कूल चल रहा है। तो वो क्लास कौन सा है, वर्चुअल क्लास है। एक्चुअल में वो क्लास तो है नहीं, दैट इज द वर्चुअल। तो एक्चुअल में होता नहीं लेकिन एक्चुअल जैसा दिखता है, वो हुआ वर्चुअल। और रियल वो चीज होता है जो कि एक्चुअल में होता है। ठीक है, अब देखो, सिंपली अगर हम लोग सोचो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट डार्क रूम में होगा तो हम उसको देख पाएंगे। अगर कोई चीज डार्क रूम में होगा तो उसको हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। डार्क रूम में ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है हमारा, डार्क रूम में क्या नहीं है, लो लाइट, कोई भी लाइट नहीं है। जब लाइट ही नहीं होगा तो हम कोई ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाएंगे, पहली बात है। ओके, तो जितना अच्छा लाइटनिंग होगी उतना अच्छा फोटो आएगा, उतना अच्छा से उसको देख पाएंगे। अगर वो शाम का बेला होगा, शाम का समय होगा, तब उस समय उसको देख पाना किसी भी ऑब्जेक्ट को धुंधला दिखेगा, अच्छा से नहीं दिखेगा। लेकिन यही अगर 12 बजे का दोपहर हो तो वो ऑब्जेक्ट आसान से दिखेगा। ओके, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। ओके, वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और हम लोग क्या किसे देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है, तो आंखों में क्या होता है, आंखों में एक पर्दा होता है। आपने रेटिना का नाम सुना है? रेटिना का नाम, किसी ने भी रेटिना का नाम सुना है? आंखों में एक पर्दा होता है जिसको बोलते हैं रेटिना। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो अब जो लाइट रे है वो क्या करेगा, लाइट रे होता है ऑब्जेक्ट से डाइवर्ट करता है। लाइट रे होता है ऑब्जेक्ट से डाइवर्ट करता है। और अगर ये लाइट रे जो डाइवर्ट कर रहा है यहाँ पे आके कन्वर्ट करेगा, तभी तो हम समझेंगे। देखो लाइट रे यहाँ से क्या किया, डाइवर्ट किया। तो लाइट से अब जो डाइवर्ट किया तो वो हुआ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, लाइट रे डाइवर्ट कर रहा है, मतलब फैल रहा है।
और रेटिना पे आके क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही कन्वर्ट हुआ, तो अगर रेटिना पे कन्वर्ट होगा तभी हम उसको देख पाएंगे। अगर रेटिना के बाद कन्वर्ट हो, चाहे रेटिना से पहले कन्वर्ट होगा, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। अगर रेटिना से पहले कन्वर्ट होगा तो उसको मायोपिया बोलते हैं, और रेटिना के बाद कन्वर्ट होगा तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ओके, तो यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग में तो काम देगा ही देगा, लेकिन जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी में सिर्फ यही पढ़ना है थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए। ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट, जो पूछता है कि हमें क्या जरूरत है फिजिक्स का इन द एमबीबीएस लाइफ। ओके, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, लाइट रे हमारा डाइवर्ट कर रहा है, और एक रेटिना पे ये कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसको देख पा रहे हैं। ओके, आई डॉक्टर बने चाहे ना बने, तो दूसरा कंडीशन है, लेकिन उससे पहले भी जो है सारा 19 सब्जेक्ट पूरा पूरा पढ़ना है। बिना 19 सब्जेक्ट पढ़े हुए कैसे डॉक्टर एमबीबीएस क्वालिफाई करोगे। उसके बाद ना पीजी में चूज करना है कि बेटा हमें क्या करना है। पीजी में अगर चूज करना है तुमको कि हमें ऑप्टो का डॉक्टर बनना है, ईएनटी का डॉक्टर बनना है, तो जिसको ईएनटी बनना है उसके लिए उसका साउंड अच्छा होना चाहिए, साउंड का जानकारी होना चाहिए। जिसको आँख का बनना है उसको तो ईएनटी का, हमारे कानों में क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड का वाइब्रेशन पता होना चाहिए। इफ उनकी साउंड इतना देंगे तो रिफ्लेक्ट होके वो इस तरह से आएगा। अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें भी वही साउंड है। तो फिजिक्स तो हर जगह है। ओके, तो फिजिक्स साथ नहीं छोड़ता कहीं भी। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए जो है वो है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, रियल तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिफरेंस समझा कि ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि लाइट रे डाइवर्ट करेगा, और इमेज क्या होगा, लाइट रे कन्वर्ट करेगा। तो वो जितना भी चीज है सब रियल है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज। ओके, अब ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, एक है रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, जहां से लाइट रे डाइवर्ट करेगा, इसमें क्या करता है, लाइट रे डाइवर्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, ये वर्चुअल है। तो वर्चुअल कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लाइट रे डाइवर्ज ना करके क्या करेगा, लाइट रे कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे कन्वर्ज हो रहा है कहीं पे, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होगा, नाम ही वर्चुअल है। तो अपीयर टू कन्वर्ज, दिखेगा कि कन्वर्ज हो रहा है, तब उसको बोलते हैं लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन नाम ही वर्चुअल है, तो एक्चुअल में ना होकर क्या करेगा, लगेगा कि कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन कन्वर्ज नहीं होगा। तो कन्वर्ज होना और अपीयर टू कन्वर्ज होना, दोनों में दो बात है। उसी प्रकार से हमारे पास इमेज है। तो इमेज में भी दो चीजें, लाइट कट गया ना, लाइट कट गया तो मेरा फोटो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यही एक लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लाइट का दिखेगा नहीं, दिखेगा तो उतना ब्राइटनेस नहीं दिखेगा जितना ब्राइटनेस पहले दिख रहा था। अब इसमें आता है, एक रियल आता है और एक बर्थुन आता है। ओके, तो अब इसमें क्या है, रियल आया और बर्थुन आया। इमेज में क्या बोल रहे थे, इमेज में लाइट रे क्या होता है, इमेज में लाइट रे कन्वर्ज होता है। हाँ, ठीक है, खाओ। ठीक है, हम आते हैं क्लास रूम में। मेरा 10 रख देना। कन्वर्ज ऑफ लाइट रे, यहाँ पे लाइट रे क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अपीयर टू डाइवर्ज। तो यहाँ पे क्या करेगा कि लाइट क्या करेगा, अपीयर टू डाइवर्ज।
एक जगह क्या हो कन्वर्ज हुआ डायरेक्टली और यहाँ पे क्या डायरेक्टली अपीयर टू डायपर, ये हुआ हमारा इमेज का रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, और कहीं से पूछा कि ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द लाइट। ओके, यहाँ पे सिंपल सा एक दो ऑप्टिक्स तो पढ़ रहे को पूछा ऑप्टिक्स क्या होता है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट लाइट। देखो अच्छा, इतना हो गया। और देखो एक चीज और है जो कि गलत, दो चीजें पढ़ाने जा रहे हैं वो नहीं होता लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। ओके, तो न्यूटन लॉ को इसमें एक इसमें काटा न्यूटन लॉ, तो न्यूटन साहब हर जगह आ गए हैं। इनको तो मैकेनिक्स में से पीछा नहीं छूटा तो वो ऑप्टिक्स में भी घुस गए। तो देखो अगर कोई भी चीज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, आप बता दो। अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो घटेगा, सभी को पता है। ओके, लेकिन न्यूटन साहब ने कहा था घटना चाहिए, वो हमको ही पता है। लेकिन न्यूटन साहब ने कहा था कि जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है तो उसका स्पीड बढ़ता है, अब वो नॉर्मल से दूर जाता है। ये मैंने नहीं कहा, न्यूटन साहब ने कहा। 200% गलत है, यह बस जानना है। ये आपका एनसीईआरटी का ऑप्टिक्स का पेज नंबर 2 में दिया हुआ है, वॉल्यूम नंबर 2 क्लास 12 का। ओके, तो कभी भी न्यूटन के बारे में पूछेगा ना तो जो आपको पता है उसका उल्टा जवाब देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सिर्फ मैंने कहा, होता नहीं है ये 100% रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम rarer to denser medium, then the speed of light increases। जो कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा ये सब चीज, लेकिन एनसीईआरटी लिखता है, ये तथ्य मैंने बताया। विच इज 100% रॉन्ग। ओके, उन्होंने ऐसा कहा था, तो उन्होंने कहा तो इसलिए बताना है, एक्चुअली होता नहीं है और उससे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। लेकिन खुदा ना खास्ता एनसीईआरटी में दिया तो एनसीईआरटी को फोकस कर रहा है, तो नीट में भी क्वेश्चन चाहे जेईई में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो अगर वो एनसीईआरटी को फोकस करेगा ये तो भी चेक कर सकता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अगर ऐसा पूछता है तो हमें ये जवाब देना है, अगर वो एनसीईआरटी को पकड़ के रखेगा तो उस कंडीशन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसको पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है, ये हुआ हमारा क्या हुआ, प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और इसी का जो परपेंडिकुलर होगा उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो इसको बनेंगे इंसिडेंट रे और इसको बनेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों का तीनों क्या है, सेम प्लेन में है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal on die in same plane। ओके, जो इसका दूसरा लॉ है वो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। ओके, ये हमारा दूसरा लॉ। यहाँ तो कोई दिक्कत, यही दो नियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। जब हम इसी को पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो एक यहाँ पे टॉपिक दे दो, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक दे दो, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यहीं पे है तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो डेविएशन क्या होता है, आप जिस पार्ट से घूम रहे हैं उसमें थोड़ा सा डेविएशन हो गया, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब आप यहाँ से जा रहे हैं, अपने घर से गए कोचिंग, या कोचिंग ना जाकर पान की दुकान पे चले गए, तो वो क्या हुआ, डेविएशन हो गया। ओके, इन द रिफ्लेक्शन, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट किए हैं तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जब रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे तो रिफ्लेक्शन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हुआ हमारा कौन सा, प्लेन ऑफ द पेपर। ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे। ये हुआ हमारा नॉर्मल, और ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अगर ये हमारा पेपर ना होता, ओके, अगर ये हमारा प्लेन ऑफ द प्लेन नहीं होता और रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो ये डायरेक्ट रे को कैसे मूव करना चाहिए था, डायरेक्ट रे को कैसे मूव करना चाहिए था, ऐसे मूव जाना चाहिए था। तो डायरेक्ट रे हमारा ऐसे जाता अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो, लेकिन ये रिफ्लेक्शन हो गया तो वो कितना घूम गया, तो वो अपने पोजीशन से इतना घूम गया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। ओके,
तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ हमारा, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो कितना हुआ हमारा 180 डिग्री में से अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को घटा देंगे तो हमारा डेविएशन नहीं आ जाएगा। 180 में से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को घटा देंगे, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो कितना होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना हो गया 180 माइनस 2i, हो गया कि नहीं हो गया, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 180 माइनस 2r। ओके, तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, किसी को पूछना है क्या? आपके पास क्वेश्चन होगा इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री होगा तो इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। इसका आंसर कितना होगा हमारा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा 180 माइनस 2i। कितना होगा 180 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा? एक सौ 20 डिग्री, दैट इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन समझने में कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब आते हैं रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो टाइप का होता है, एक रेगुलर होगा एक इरेगुलर होगा। ओके, तो रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस होगा? नाम रेगुलर का मतलब हुआ कि सब एक तरह से, और इरेगुलर का मतलब थोड़ा डिफरेंट। तो देखो अगर ये हुआ हमारा प्लेन सरफेस, ओके, और ये हुआ हमारा स्मूथ सरफेस बोलते हैं इसको। तो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, इतना होगा। ओके, उसी टाइप से अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा तो एंगल ऑफ, क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो अगर पैरेलल रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा हमारा
ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट होता है, अगर कोई भी स्मूथ सरफेस पे आएगा तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा। और यही कहने का मतलब हुआ, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल falls on the smooth surface, then reflected ray are also parallel। ओके, लेकिन यही जगह हमारा रफ होता है, ये जो हमारा जो सरफेस है वो हमारा रफ होता है। ओके, तो अगर ये हमारा रफ सरफेस होगा तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, अगर हमारा पैरेलल इंसिडेंट रे आएगा यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो ये जरूरी नहीं। तो कोई रे ऐसे भागेगा, कोई रे ऐसे भागेगा, कोई रे ऐसे भागेगा। ओके, तो यही हमारा, इसी को बोलते हैं हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। ओके, तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पे क्या लिखें, इन regular reflection, if parallel incident ray falls on a smooth surface, then reflected ray are also parallel। Okay, but in the irregular reflection, if light ray, if parallel light ray falls on rough surface, then reflected reflected light ray may not be parallel। ओके, पैरेलल हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, कुछ जरूरी नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई नियम नहीं बांधा हुआ उसमें। ये वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस। अब आते हैं हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉडी और ट्रांसलूसेंट बॉडी, वो क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी चीज, हमारे पास दो टाइप का बॉडी होता है, ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट, और एक ओपेक तीसरा होता है। तो ओपेक बॉडी में से तो लाइट रे तो पास ही नहीं करेगा। ओके, तो ट्रांसपेरेंट बॉडी को आप अपनी भाषा में क्या डिफाइन करते हैं, कि लाइट रे आसपास आर पार हो जाए तो उसको ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलेंगे।
अगर नाइट रे आर पार ना हो तो उसको बोलेंगे ट्रांस ओपेक बॉडी। और जब दोनों का बीच का हो तो उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट बॉडी। ओके, ट्रांसपेरेंट बॉडी में क्या है कि अगर नाइट रे का जो है अगर नाइट रे का इंटेंसिटी अगर वो डिटेरियोरेट नहीं होता, मतलब वो खत्म नहीं होता, ओके, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास करता है और नाइट रे का जो इंटेंसिटी होता है वो डिटेरियोरेट नहीं होता तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। अगर नाइट रे का इंटेंसिटी डिटेरियोरेट हो जाता है तो उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। ओके, तो डिटेरियोरेट का मतलब होता है वैनिश हो जाना, चाहे खत्म होना, ठीक है, हिंदी में नहीं है। इफ नाइट रे pass through object and their intensity does not vanish is called transparent body। ओके, और if light ray pass through a body then their intensity vanish or deteriorate is called translucent body। ओके, तो दे द एंड ऑफ द टुडे सेशन। आज का सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, पर आगे चलेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत? नेट खत्म हो गया, हमारा क्लास खत्म हो गया। हमारा क्लास भी खत्म हो गया।